बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस, किलर लैंग्वेज और डिनाइल ऑफ एक्सेस। यहाँ पे किस लैंग्वेज की बात हो रही है? इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Reactions to the globalization of English have been ambivalent. On the one hand, English has been accused of swamping the world, of killing indigenous languages and cultures by the hundreds or even thousands. इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा डोमिनेट रहा है, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो और क्या पता फ्यूचर में भी हो। सेम टू सेम ये जो टॉपिक है ये भी इसी से रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया कि क्या जो लैंग्वेज है यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये कल्चर्स को भी जो है लाइक ख़त्म कर रही है और साथ में जो ऑलरेडी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते थे उनको भी लाइक एक किस्म का जो है उनको ख़त्म कर रही है। तो ये एक सवाल बनता है और इस पे आप अपने राय भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको भी पेपर में लिख सकते हैं। On the other hand, it is widely embraced also for the political and social implications tied to its use. यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लैंग्वेज है यानी इंग्लिश लैंग्वेज, इसको पॉलिटिकल वे के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी पॉलिटिक्स के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसी तरह इसको जो है सोशल वे में भी यूज़ किया जाता है। जैसे जब कॉलोनीज़ बनाई जाती थी तो उस वक्त क्या था, ऑब्वियसली जो पॉलिटिक्स की लैंग्वेज थी वो तब भी इंग्लिश थी, उस वक्त भी इंग्लिश होती थी और सेम टू सेम वहाँ के जो लोग थे जो उस कॉलोनी या जिधर ये जो ब्रिटिशर्स जाते थे उन लोगों को भी यही बताया जाता था कि ये जो हमारी लैंग्वेज है ये इसको आप लोगों ने प्रेफरेंस देनी है, यानी जो आप लोगों की लैंग्वेज है उस वो जो है इन्फीरियर है, सुपीरियर नहीं है। अब जब आप किसी चीज़ को इन्फीरियर कहलाते हो तो उससे क्या होगा, शायद वो लैंग्वेज ही लोग लाइक बोलना छोड़ दे। सो सेम टू सेम इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से बहुत से ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। One of the most hotly debated recurrent topics in debate on Old Englishes is the question of whether it is a killer language। ये एक सवाल है, ठीक है, Old Englishes में। This position which was voiced especially by politically inclined authors। तो ये किन लोगों ने ये सवाल उठाया था? मेल्थरी और शॉ ने, ठीक है, मोस्ट नोटेबली फिलिप्सन। They denigrated English as a primary tool in a hidden agenda pursued by those striving to dominate the globalized world। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि ये जो है इसी लैंग्वेज के थ्रू आप डोमिनेट कर सकते हो दुनिया पे। इट इज़ ट्रू ऑफ कोर्स दैट द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग सेटलर्स हैज़ मोर और लेस completely included a language shift on the side of indigenous peoples in many cases, beginning with Scottish and Irish Gaelic and including to varying extents many North American Native Indian and Australian Aboriginal languages. New Zealand's Maori new officially promoted as a co-official national language but in practice extremely restricted in use। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे स्कॉटिश की बात की गई है, आयरिश की बात, इनके अपने लैंग्वेजेस होते थे, लेकिन क्या हुआ फिर ये जो है इंग्लैंड के साथ मिल गए और इस तरह इन्होंने भी अपनी जो लैंग्वेजेस हैं वो बुला के क्या किया, इंग्लिश पे ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे। इसी तरह इंडिया की बात की गई है, इंडियन लैंग्वेज तो अभी भी है, मतलब जैसे हिंदी है, उर्दू है, ये सारे लैंग्वेजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी भी आप देखते होंगे जैसे यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया शिफ्ट, किधर गया, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था शिफ्ट, ये यहाँ पे ये मिटाता हूँ, ये शिफ्ट वर्ड। इसका मतलब ये कि आप अपनी लैंग्वेज को जो है चेंज करते रहते हो, मतलब स्पीकिंग आप उर्दू में कर तो उसमें अचानक फिर आप इंग्लिश के अल्फाज यूज़ करते हो, या हिंदी में कर रहे हो तो उसमें अचानक आप इंग्लिश के अल्फाज। ये क्या है, इसकी मेन वजह यही कि आप इस लैंग्वेज को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। इसी तरह एब्रिजिनल लैंग्वेजेस, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के लोग थे जिनकी अपनी लैंग्वेज होती थी, फिर वहाँ पे क्या हुआ, ये जो अंग्रेज़ थे वो वहाँ चले गए। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी लाइक अंग्रेज़ तो थे लेकिन उनकी अपनी लैंग्वेज थी। फिर क्या हुआ, ये जो दूसरे गोरे थे, इट मीन्स जो इंग्लैंड के थे, जब वो चले गए तो उन्होंने क्या किया, इनकी जो लैंग्वेजेस थी और ये जो एब्रिजिनल्स होते हैं ये मीन्स हल्के सावले टाइप होते हैं, फुल ब्लैक नहीं होते, लाइक आप इनको कंसिडर कर सकते हो ब्लैक पीपल में। सो इनकी भी जो लैंग्वेजेस थी उसको भी ज़्यादा ख़तरा था इनसे, यानी ये जो क्या कहते हैं ब्रिटिश जो इंग्लिश थी इस इंग्लिश से। और इसी तरह न्यूजीलैंड की बात की गई है। उसके बाद है एंड सो ऑन।
Undeniably, language endangerment propelled by English is clearly one important fact of the globalization of the language. An interesting documentation of how this happens in practices a restricted environment is provided by Shafia and Ebokari 1999, who investigated language use and the early stages of language replacement in the EMEA speaking region of नाइजेरिया. अब यहाँ पे दो राइटर्स की बात की गई है. इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जो है इस टॉपिक पे जो है बात की, डिस्कशन की, डिबेट थी एक किस्म की. तो इन्होंने नाइजेरिया की बात की है. अब नाइजेरिया में क्या है कि दिस शोज दैट वाइल एडल्ट्स रिटेन द वर्निकुलर लैंग्वेज एंड टीनेजर्स कंप्लाई विद दिस व्हेन टॉकिंग टू एल्डर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो इसमें क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे लोग थे वहाँ पे यानी नाइजेरिया में जो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे टीनेजर भी थे वो क्या करते थे, वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे. जैसे मैंने आपको अभी बात की, आजकल के जो जवान हैं वो भी यही करते हैं, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं. उनको यही लगता है कि जो ये लैंग्वेज है ये ज़्यादा जो है आप अपने आप को ज़्यादा शो कर सकते हो कि ये जो लैंग्वेज है यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये सुपीरियर है, और इससे जो है आप अपने आप को एजुकेटेड कंसीडर कर सकते हो. एंड इट इज़ फैक्ट. इवन आज अगर आप देखें तो आपकी अगर इंग्लिश आती है तो लोग आपको इवन एजुकेटेड कंसीडर करते हैं. वाई दिस इज़ बिकॉज इंग्लिश इज़ अ सुपीरियर लैंग्वेज, इसको बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी दी गई है. सो सेम टू सेम नाइजेरिया में भी यही होता था. पेयर ग्रुप एंड स्कूल टॉक अमंग एडल्सेंट्स इज़ प्रेबली इन इंग्लिश preferably in English, and children use English predominantly with their siblings and increasingly with their parents. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें क्या है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वो क्या करते थे, वो जब घर आते थे तो अपने यानी जो सिबलिंग्स जो बहन भाई होते थे उनके साथ क्या करते थे, इंग्लिश में बात करते थे. इवन जो अपने पेरेंट्स थे उनके साथ बात. यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है प्रीडोम, यानी अपनी डोमिनेंसी शो करते थे. इट मीन्स के उस वक्त क्या होता था, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी मिली थी. सो सेम टू सेम हर कोई यही कोशिश करता था कि मैं जो हूँ यानी ये लैंग्वेज सीख के दूसरों पे डोमिनेट कर सकूँ, यानी दूसरों पे जो है ये लैंग्वेज जो है इम्पोज कर सकूँ. जैसे यहाँ पे बच्चों की एग्जांपल दी गई है. सो येस इट इज़ अ ट्रू दैट मैनी स्मॉल लैंग्वेजेस अराउंड द ग्लोब आर इंडेंजर्ड टुडे. बहुत से ऐसे लैंग्वेजेस है जो आज भी ख़तरे में है. इंडेंजर का मतलब है ख़तरा. अ प्रोसेस कंपेरेबल टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड दैट दिस इंटेयर्स अ डिप्लोरेबल लॉस ऑफ अ कम्युनिटीज़ कल्चर एंड हिस्टोरिकल रूट्स. और इसमें फिर कल्चर की भी बात आती है, हिस्टोरिकल रूट्स की भी बात आती थी, जिसकी वजह से जो है ये मतलब आप अपनी लैंग्वेज को जो है बुला देते हो और दूसरे लैंग्वेज को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगते हो. इंग्लिश इज़ नॉट द ओनली और इवन द प्राइमरी टारगेट in this. However, frequently speakers shift to major regional or national languages which are actively promoted by national language policies like Kisai, Pelefino, Portuguese और Basa Indonesian for instance. कहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं होती, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. जब आप किसी एरिया से मूव करते हो दूसरे एरिया तक तो वहाँ पे भी अगर कोई ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है तो वहाँ की लैंग्वेज आप सीखने लगते हो और वहाँ की लैंग्वेज को आप जो है ज़्यादा प्रेफर करते हो. जैसे यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस की एग्जांपल दी गई हैं और साथ में कुछ कंट्रीज़ का भी नाम लिखे हैं. Whether it is justified to blame the English language for devouring local language or to view its spread as a new imperialist strategy by the economic powers that be with the implicit goal of dominating the world by English is very much open to discussion. A radical position is it. इस पैराग्राफ का मतलब ये कि क्या आपको भी यही लगता है कि जो इंग्लिश है यानी उसके थ्रू जो है दुनिया में यानी जो अंग्रेज़ हैं वो डोमिनेट करेंगे. तो ये किस्म का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है. जैसे यहाँ पे पावर वर्ड यूज़ हुआ है. इन फैक्ट द इम्प्लिसिट assumption that English is being pushed and has been imposed on speaker of other languages deliberately turns out to be simply mistaken as Breft Grainer has shown. यहाँ पे ये पॉइंट भी ये डिस्कस हुआ है कि ये बिल्कुल गलत है कि लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश को जो है ज़बरदस्ती इम्पोज किया गया लोगों पे ताकि वो अपनी लैंग्वेज को बुला सके, अंग्रेज़ों को फॉलो कर सके. ये किसने कहा है? ब्रेट ग्रेफर ने. During the colonial period, it was not the policy of British administrators to promote the learning and spread of English to indigenous populations. तो कॉलोनियल पीरियड में भी यही होता था कि ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ये उनका बिल्कुल मकसद नहीं था कि वो अपनी जो इंग्लिश है उसको प्रमोट कर सके और जो दूसरी चीज़ें हैं उसको जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सके. अब ये फैक्ट है या नहीं है ये आप बेहतर जानते हैं. Quite to the contrary, as was stated earlier, knowledge of English was recognized as a powerful tool and instrument of learning and self-empowerment. So as far as we can tell,
during British colonization, and in many countries English was actually withheld from the masses and passed to select for few of the loyal local elites only. इसका मतलब ये है इस पैराग्राफ का कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको, यानी जब वहाँ पे जो कॉलोनीज़ बनी थी, जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, तो तब भी लोग इसको सीखते थे, शौक़ से सीखते थे। लोग इसलिए भी सीखते थे ताकि ब्रिटिशर्स को ये पता चले कि भाई हमारी मतलब हम जो है आपकी जो लैंग्वेज है उसको सीख रहे हैं, तो इसलिए भी लोग सीखते थे। और ये एक वक्त में जो थी ये एक एलिट क्लास की लैंग्वेज हुआ करती थी। इंग्लिश जो थी एक वक्त में एलिट क्लास की लैंग्वेज हुआ करती थी। यानी जब ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, जो जब कॉलोनीज़ थी तब कुछ ऐसे लोग थे जो एलिट क्लास होते थे, कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी वो ये सिर्फ ये लैंग्वेज बोलती थी, बाकी सब इसको नहीं बोलते थे। The local leadership, those who took power after independence, were thus largely anglicized and acculturated, frequently having been educated at British universities as an example considered. ये इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि उसके बाद क्या हुआ। सपोज़ आपने सुना होगा बहुत से ऐसे हमारे राइटर्स हैं जो लाइक क्या कहते हैं ये आज़ादी से पहले कहाँ पढ़ते थे, यानी उन्हीं अंग्रेज़ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे। तो सेम टू सेम यहाँ पे अफ्रीका की बात हो रही है कि अफ्रीका में भी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे राइटर्स थे जो अंग्रेज़ों की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, तो इसलिए भी वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। In many countries, English is and has always potentially been also a language of liberalization. It was the language of indigenous elites, but these elites then became the leaders of independence and liberty movements, and thus, of course, also national role models. The most recent extant example of this is probably South Africa's transition from apartheid to a non-racial democracy. One major reason why English has been so successful in South Africa. यहाँ पे अगेन जैसे पिछले स्लाइड में हमने बात की साउथ अफ्रीका की, से सेम टू सेम यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात हो रही है कि वहाँ पे क्या था, कुछ ऐसे फैमिलीज़ थी जो पहले पॉलिटिक्स में नहीं थी, फिर पॉलिटिक्स में आई, यानी उनकी लैंग्वेज क्या थी, उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो अडॉप्ट की थी वो इंग्लिश थी। फिर जब वो पॉलिटिक्स में आई तो इनको फिर ये नहीं लगता था कि यार सिर्फ इंग्लिश जो है सिर्फ हम ही बोल सकते हैं। जब आप पॉलिटिक्स में आते हो फिर ऑब्वियसली आप जो है जो लैंग्वेज होती है वो कोई भी लैंग्वेज हो उसकी वो लाइक हम कह सकते हैं कि वो प्रेफरेंस नहीं दी जाती, बल्कि आप जो है क्या करते हैं, आप उस लैंग्वेज को लाइक सीख सकते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है आप कहीं पे भी सीख सकते हैं। मैंने बताया ना कि ये एक वक्त में एलिट क्लास की लैंग्वेज हुआ करती थी, स्पेशली लाइक इन साउथ अफ्रीका। Considering the political functions of English would be incomplete, however, without referring again to the one property which perhaps was its most decisive advantage in its attention as an official or co-official language in many young nations in ethnic neutrality in a country like Nigeria. The choice of English is that function was strongly motivated by the fact that it was nobody's ethnic tongue, so all ethnic groups were treated equally. The same line of thinking clearly played as a यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है नाइजेरिया की कि ये एक इससे ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप जो हैं जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी। नाइजेरिया में क्या होता था, नाइजेरिया में ये बताया गया है कि ये इनकी अपनी लैंग्वेज तो थी नहीं इंग्लिश, तो इन्होंने कभी भी ये फ़र्क नहीं किया कि भाई जिसको इंग्लिश आती है तो उसको हमने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, यानी अपनी नाइजेरियंस की बात हो रही है। तो इससे भी ये पता चल जाता है कि इंग्लिश जो है वो कोई किलिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। It is a broader perspective in all the countries where under discussion here language policy is a major public issue. Deciding on which language or language variety should be chosen, promoted or tolerated for any given purpose involves identity issues, the consideration of power relationships between the groups in society and typically immediate connection with the process of nation building. तो इसमें ये बताया गया है कि अब क्या होता है, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कंट्री के अंदर जिन्होंने ये प्रमोट करना होता है कि कौन सी लैंग्वेज, यानी इंग्लिश के भी वैराइटीज़ होती है, आपने वैराइटीज़ के बारे में सुना होगा, तो कौन सी जो वैरायटी है उसको आपने प्रमोट करना है, ये किसका काम होता है। ऑब्वियसली कंट्री में जो लैंग्वेज वगैरह को शेप देते हैं, यानी जिनका ये मकसद होता है कि आपने बुक्स में ये इंग्लिश जो है लिखनी है और बच्चों को ये सिखानी है। लैंग्वेज पॉलिसी मस्ट कंसिडर द सोशल लैंग्विस्टिक रियलिटीज़ which it builds on at a given point in time, but it also needs to develop goals and modes of implementation, the decisions taken, as well as some sort of a feedback control system to check after a while whether measures have been successful or what should be changed.
सो इसका भी मतलब यही है कि जब आप किसी चीज़ को जो है किसी पे इम्पोज करते हो, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसका फिर आपने देखना भी है कि वो क्या सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, यानी उसका क्या फ़ीडबैक मिलता है, उन लोगों में क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोलोनाइजेशन की भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने अगर इम्पोज की है लैंग्वेज, पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था लैंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म, उसमें क्या होता है, लैंग्वेज को जो इम्पोज किया जाता है। सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँ, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये इसमें क्या होता है, देखो जब आप पे लैंग्वेज इम्पोज की जाती है तो उसके रिज़ल्ट्स भी आते हैं, मतलब एक फ़ीडबैक आपको देखने को मिलती है। या तो जिन्होंने इम्पोज किया वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सेसफुल इस तरह वो यही सोचते हैं कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है वो जो है हमने इम्पोज कर दी, और इट मीन्स कि अब हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, हमारी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। और क्या होता है, कभी कभार जो है आप अनसक्सेसफुल भी रहते हैं, मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन दैट लैंग्वेज or in those people. Obviously, the education system and language teaching issues play a major role in the implementation of such political decisions. तो फिर एजुकेशन सिस्टम की बात की कि इनका भी बहुत बड़ा रोल है कि ये बताए कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्या वाकई कोई किलर लैंग्वेज है, या ये एक डिनाइल ऑफ एक्सेस और डिनाइल और एक्सेस इस तरह कुछ वर्ड यूज़ हुआ है। सो ये आपने भी मैं आई एम सेइंग अगेन कि आप इस पर अपनी राय भी दे सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम केनियन इंग्लिश या युगांडियन इंग्लिश को भी डिस्कस करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।